चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो देखो, सबसे पहले हमें यह समझना है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं और इनका यूज़ आपको कैसे करना है और वो कौन लोग हैं जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। तो देखो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहा जाता है जब भी हम कोई दो पोजीशन एक साथ लेते हैं ऑप्शंस की, उसको बोला जाता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब दो पोजीशन कैसे होती है? आपने कॉल भी बाय की, आपने पुट भी बाय की, ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। आपने कॉल बाय की, कॉल सेल कर दी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। यानी कि आपने दो चीज़ें एक साथ की ना, इसे कहते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब सोचो ये क्यों किया जाता है? ये रिस्क को ना कम करने के लिए किया जाता है। अगर आप डायरेक्टली कॉल खरीदेंगे या डायरेक्टली पुट खरीदेंगे तो क्या होगा? रिस्क ज़्यादा है। पर अगर आपने एक कॉल खरीद के एक कॉल को बेच दिया तो रिस्क कम हो गया, या एक कॉल खरीद के पुट को खरीद लिया तो रिस्क कम हो गया। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज रिस्क को कम करने के लिए बनाया जाता है। अब हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो अलग तरह की मार्केट में अलग तरह से डिप्लॉय की जाती हैं। सो अब मुझे एक चीज़ की जानकारी दो कि डेली मार्केट क्या एक तरह से चलता है? अलग अलग तरह से चलता है। कभी मार्केट बुलिश होता है, कभी मार्केट बेरिश होता है, कभी मार्केट साइडवेज होता है, ऐसे ही होता है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ना हर उस मार्केट के ट्रेंड में बनाई जा सकती है जो मार्केट के हिसाब से आप एनालाइज करते हो और उसे डिप्लॉय करते हो। यानी कि हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है, क्योंकि मार्केट डेली ना तो ऊपर जा सकती है ना तो नीचे जा सकती है, पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपको हर एक डायरेक्शन में पैसा कमा के दे सकती है। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर प्रॉफिट लिमिटेड है और रिस्क भी लिमिटेड है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो अगर फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हो तो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी से कर सकते हो। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होगा तो क्या आप उस पर रिस्क लोगे? नहीं लोगे। एक रिस्क फ्री आपको रिटर्न चाहिए होगा ना, तो रिस्क फ्री रिटर्न के लिए भी हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी किस तरह से डिप्लॉय की जाती हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी किस माहौल में डिप्लॉय की जाती हैं। बट उससे पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ें आपको करानी है जो आपको ये जानने में मददगार होगी कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं ना वो किस तरह से घटते बढ़ते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में भी किस चीज़ को ट्रेड कर रहे होते हो? प्रीमियम को ट्रेड कर रहे होते हो। तो जो प्रीमियम के पीछे की साइकोलॉजी है घटने और बढ़ने की, सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना वो क्या होगा? ऑप्शन ग्रीक। देखो, जो प्रीमियम घटता बढ़ता है ना उसके पीछे का लॉजिक होता है ये ऑप्शन ग्रीक। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन ग्रीक है उसका नाम है डेल्टा। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है। अभी तक इसका नाम सुना होगा आपने, इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही होगा डेल्टा क्या होता है ना। तो समझते हैं डेल्टा क्या होता है। तो बेसिकली ना डेल्टा अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज होता है उसको मेजर करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सरलता से समझते हैं। मान लेते हैं अंडरलाइंग एसेट्स किसी शेयर को बोला जा सकता है, इंडेक्स के केस में इंडेक्स को बोला जा सकता है। तो मैं इंडेक्स का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस मान लेते हैं चल रहा है 22,300। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है। तो अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस क्या हो गया? 22,300। यही हुआ ना। अंडरलाइंग इस केस में है निफ्टी, तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 22,300, यही अंडरलाइंग का प्राइस है। अब यहां पर आप क्या खरीदोगे? आप खरीदोगे, मान लेते हैं कॉल 22,000, मान लेते हैं 300 की खरीदी, आप 22,000 मान लेते हैं 400 की खरीदी, और मान लेते हैं 22,200 की खरीदी। अब ये तीनों क्या है? प्रीमियम ही तो है। अब ये जो प्रीमियम है इन पे मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का क्या एक बराबर चेंज सारे प्रीमियम पे पड़ने वाला है? नहीं। हम देखेंगे कि हो सकता है ये प्रीमियम ज़्यादा बढ़े निफ्टी के ऊपर जाने पे, हो सकता है ये प्रीमियम थोड़ी कम स्पीड से बढ़े, और ये सबसे कम स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, इसी को मेजर करता है डेल्टा। अब और आसानी से समझाता हूं। ये जो डेल्टा है ना, ये मेजर करता है कि अगर निफ्टी में
एक सर्टेन चेंज आया, जो मान लेते हैं हम 100 पॉइंट्स का, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट्स का अगर कोई भी चेंज आता है निफ्टी के अंदर, तो जो हमारे प्रीमियम है उन पर क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, यही मेजर करने का जो काम है किसका है, डेल्टा का। तो डेल्टा क्या करता है, अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आते हैं उसको मेजर करता है। आ रहा है समझ में, अच्छे से आया। तो अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, ये प्रीमियम कम बढ़ेगा, ये प्रीमियम सबसे कम बढ़ेगा। ये कैसे पता चला आपको, डेल्टा ने यही कैलकुलेट करके आपको बताया। अब यहां पर मैंने 3 तरह के प्रीमियम आपके सामने लिखे हैं, तो आप देख सकते हो, ये इन द मनी प्रीमियम हो गया, ये एट द मनी हो गया, और ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हो गया। अब कॉल साइड पर अगर हम बात करें तो जो डेल्टा होता है ना, वो इन द मनी का होता है 1, कितना होता है, और एट द मनी पर ये होता है 0.5 यानी हाफ। और जैसे जैसे ये 100 पॉइंट्स दूर जाएगा ये रिड्यूसिंग वे में कम होता चला जाएगा, तो यहां पर डेल्टा होगा 0.4। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब ये है कि जब निफ्टी ऊपर जाएगी 100 पॉइंट तो प्रीमियम भी उतना ही बढ़ेगा जितना डेल्टा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है और जिसका डेल्टा 1 है तो वो प्रीमियम भी तो 100 रुपये बढ़ेगा। तो 100 पॉइंट ऊपर जाने पर ये इन द मनी प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 100 रुपीज। ये कितना बढ़ेगा, 50 रुपीज यानी आधा हो जाएगा, और नीचे वाला कितना बढ़ेगा, 40। तो ये मेजर कौन करता है, डेल्टा। आ रहा है समझ में, ईजी था। अब पुट साइड पे इसको उल्टा कर लो। पुट साइड का जो डेल्टा होता है पी साइड का, वो क्या होता है, इन द मनी का होता है -1, एट द मनी का होता है -0.50 और -40 होगा आउट ऑफ द मनी का। तो अब मार्केट जब नीचे जाएगा तो पुट साइड का डेल्टा बढ़ेगा, ध्यान रखना। यानी जब मार्केट नीचे जाती है तभी तो प्रीमियम बढ़ते हैं पुट के, इसीलिए इसका डेल्टा माइनस में होता है कि जब मार्केट नीचे जाएगी तब इसमें प्रीमियम गेन होगा। तो अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाती है तो इन द मनी प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, इसी तरह से एट द मनी 50 पॉइंट बढ़ जाएगा, और ये 40 पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 100 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये 100 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम, ये 50 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम, और ये 40 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम गामा की। तो गामा जो होता है ना, वो ऑप्शन का लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि डेल्टा के चेंज को मेजर करना। अब डेल्टा का काम आपको पता है क्या होता है, तो इसका काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये जानना आपके लिए जरूरी है कि डेल्टा सबसे ज्यादा चेंज कहां पर होता है, कहां पे सबसे ज्यादा चेंज होता है। एटीएम, देखो मान लेते हैं एटीएम कॉल या पुट कुछ भी है, मार्केट अगर 1 पॉइंट भी ऊपर गई तो इन द मनी हो जाएगा ना, 1 पॉइंट भी नीचे गई तो इन द मनी हो जाएगा पुट साइड का। तो गामा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होता है, सिर्फ यही समझना है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो गामा की होती है वो एट द मनी पर होती है। ठीक है, बाकी काम डेल्टा का है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं वेगा। अब देखो ये जो वेगा है ना, ये वॉलेटिलिटी को क्या करता है, मेजर करता है। तो वेगा का काम है वॉलेटिलिटी को मेजर करना। अब ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है आपको, सबसे बड़ी चीज़ है वॉलेटिलिटी। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि वॉलेटिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ XYZ एक शेयर है, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 100 रुपीज़। अब यहाँ पर आप एक सिनेरियो अज्यूम करो कि यहाँ पर आप इसकी 120 की कॉल ले लेते हो और 80 रुपये की पुट ले लेते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो 20 के आसपास होते हैं, 20 के आसपास होते हैं महीने में, इतना ही होता है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना इस शेयर की, वो डेली की है 1 रुपीज़। तो ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 1 रुपये से नहीं, परसेंटेज में आती है वॉलेटिलिटी वैसे, बट यहाँ पे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आराम से समझें चीज़ों को। 1 रुपये की वॉलेटिलिटी है डेली की,
अब अगर आप 120 रुपए की कॉल खरीदते हैं या 80 रुपए की पुट खरीदते हैं तो 20 दिन ये ना तो नीचे जा सकता लगातार ना तो ऊपर जा सकता लगातार, तो इसका मतलब है कि ये भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, तो टारगेट तो आपका आएगा नहीं। अब अगर इसकी वॉलेटिलिटी होती 10 रुपए की, मान लेते हैं अगर इसकी वॉलेटिलिटी होती एक दिन में 10 रुपए की, तो क्या टारगेट आता? 2 दिन में आ जाता है ना। तो अब आपका एक सवाल कि कौन सा कॉल का स्ट्राइक खरीदना चाहिए, क्या ये वॉलेटिलिटी ने नहीं दिया? यानी वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा होती है तो आउट ऑफ द मनी में भी पैसा बन सकता है, पर अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है तो क्या खरीदेंगे आप? इन द मनी खरीदेंगे, इन द मनी। ये सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि आपका सबका सवाल है कौन सी स्ट्राइक खरीदें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कौन सी स्ट्राइक खरीदें, कैसे पता चलेगा? वॉलेटिलिटी बताएगी। अगर वॉलेटिलिटी किसी भी शेयर की कम है तो आपको इन द मनी खरीदना चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी किसी की भी ज़्यादा है तो आउट ऑफ द मनी खरीद के भी पैसा बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप क्या चेक करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं? स्ट्राइक। अब वॉलेटिलिटी आपको देखनी कैसे होती है, तो देखो इंडिया विक्स ये वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला इंडेक्स है। ये बताता है कि भाई वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना। मान लेते हैं ये 18 से आज के दिन 20 हो गया इसकी वैल्यू, तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना, यही तो मतलब हुआ। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। दूसरा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं आईवी, ये किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की होती है। हर एक स्ट्राइक की ना अलग आईवी होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी उस स्ट्राइक की कितनी वॉलेटिलिटी है वो आप उससे चेक करके पता लगा सकते हैं। अब मैं एक बढ़िया सी चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो ये इंडेक्स के केस में किसी भी पर्टिकुलर जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स में एट द मनी पर आईवी ना कभी भी 14 और अबव हो जाए ना तो समझ लेना मार्केट में प्रीमियम की वैल्यू बढ़ने वाली है। यानी कि ये एक वो क्रक्स है जो लोगों को समझने में सालों साल लग जाते हैं। एट द मनी पर जब भी 14 और अबव वॉलेटिलिटी बन जाएगी तो समझ लेना मार्केट में प्रीमियम की वैल्यू बढ़ने वाली है और डायरेक्शन मिलने वाला है अपसाइड का, ठीक है। ये कॉल साइड पे बता रहा हूँ मैं, पुट साइड की वॉलेटिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छे से आ रहा है? तो हाई वॉलेटिलिटी, अच्छा यहाँ पर एक क्रक्स और देता हूँ। तो जब भी वॉलेटिलिटी हाई होगी ना, मिटाना पड़ेगा, तो जब भी हाई वॉलेटिलिटी होती है तो आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, और जब भी वॉलेटिलिटी लो होगी तो ऑप्शन सेल करना चाहिए, ठीक है। ये क्रक्स है कि ऑप्शन में कैसा पैसा बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? अब बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज क्या तारीख है? आज तारीख है 14 मई 2024, यही तारीख है आज। आज का जो दिन है, इनफैक्ट 4 बजे का समय है, ये 4 बजे हमारी लाइफ में दोबारा से आएंगे? नहीं आएगा ना। ना तो आज का दिन आएगा ना तो ये 4 बजे वाला समय आएगा। इसका मतलब है जो वक्त बीत गया वो किसी की लाइफ में दोबारा नहीं आता। ऑप्शंस की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि जो टाइम होता है ना ऑप्शन में, वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। अगर टाइम ऑप्शंस में निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, उसका जो प्रीमियम की वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। यानी टाइम डीके की वजह से प्रीमियम रोज घटता है, ये मैं आपको पहले बता चुका था। दोबारा से रिफाइन करते हैं अपनी मेमोरी को, तो देखो जो प्रीमियम होता है जैसा कि हम जानते हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू, ये सबको पता है। अब हम क्योंकि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टाइम वैल्यू को, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रीमियम की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये है, और इसका ब्रेकअप अगर हम निकालें तो ये मान लेते हैं 60 रुपीज़ जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है और 40 रुपीज़ जो है टाइम वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर ये 40 रुपीज़ कैसे आया? तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने टोटल प्रीमियम को लेस किया तो जो बचा वो टाइम वैल्यू बचा, तो टाइम इस तरह से हुआ 40 रुपये। अब समझने की बात यह है कि टाइम डेली डीके होता है, यानी कि ये जो टाइम वैल्यू है ना ये रोज डीके करती है, इसकी वैल्यू हमेशा डीके करती है, घटती चली जाती है। अब ये 40 रुपीज़ हमें पता है कि टाइम वैल्यू है। अब नंबर ऑफ डेज जो प्रीमियम है उसमें कितने बचे एक्सपायरी के, मान लेते हैं 20, ठीक है। 20 डेज की टाइम वैल्यू है ये, तो एक दिन की टाइम वैल्यू कितनी हुई? 2 रुपये ना।
तो ये 1 डे की टाइम वैल्यू, यानी डेली की जो टाइम वैल्यू हुई वो हुई 2 रुपये। तो देखो ये जो 100 रुपये है ना, मार्केट अगर खड़ा भी रहे ना, स्टेबल भी रहे, मूवमेंट ना करे, तब भी ये 2 रुपये डेली प्रीमियम में से घटते चले जाएंगे। यही सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ऑप्शन प्रीमियम बायर का होता है। और ये किसकी जेब में जाएंगे 2 रुपये? सेलर की जेब में जाएंगे। शाबाश। तो यही सेलर ये 2 रुपये कमाने के लिए मार्केट में सेल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऑप्शन में जो टाइम डीके है ये इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में काम करता है और सेलर के फेवर में काम करता है, यानी बायर के अगेंस्ट में काम करता है ये और सेलर के फेवर में काम करता है। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं वो टाइम डीके को खाने के लिए मार्केट में सेलिंग करते हैं। सबसे पहला तो यही उनका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये टाइम वैल्यू बताओ, सबको समझ में आया? एक और चीज यहां पे मैं एक और चीज बताता हूं। क्या दुनिया में कोई भी ये बता सकता है कल मार्केट 10:20 पर सुबह कितने लेवल पे होगी? क्या दुनिया में कोई ऐसा है, बता सकता है? नहीं ना, नहीं बता सकता। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। दूसरा मतलब तो ये भी हुआ। तो जब आप मार्केट को टाइम ही नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हैं ना कि मार्केट को लंबे समय के लिए प्रेडिक्ट करें, ना कि छोटे समय के लिए। मैंने आपको बोला कि क्या मार्केट कल 10:20 पर इस लेवल पे होगा, तो आपने बोला कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर अब मैं इस टेन्योर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 1 महीने में मार्केट कहाँ होगा? तो आप बोलते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मार्केट 24,000 होगा, 23,000 होगा, XYZ किसी भी लेवल पर होगा। अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा सही होने की कहाँ पर है? 1 महीने बाद या 1 दिन बाद? 1 महीने बाद। तो ऑप्शन मार्केट में ये क्रक्स आपको बता रहा हूँ जिसमें टाइम वैल्यू आपके फेवर में काम करेगी। जितनी लंबी एक्सपायरीज में आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, आप ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं आपके। और अगर आप जितनी कम शॉर्ट एक्सपायरीज में काम करेंगे उतना ही रिस्क होगा टाइम का। तो टाइम को मैनेज करने के लिए लॉन्ग एक्सपायरीज में काम करो, यानी लॉन्ग एक्सपायरी में अगर आप काम करते हो तो बायर के लिए ये अच्छा होता है। लॉन्ग एक्सपायरी, ठीक है, बायर के लिए गुड है ये, और शॉर्ट एक्सपायरी बायर के लिए बैड है, ठीक है। तो एक्सपायरी में इस तरह से आप काम कर सकते हो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।